हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10 साइंस के यूपी बोर्ड के जो प्रैक्टिस सेट है 1 उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके आज हम टॉप एमसीक्यूज करने वाले हैं वो 20 होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है जो आपका पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड और थियोरेटिकल दोनों ही है। तो आपको पता है हम ओएमआर वाला कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे पहले हमारे इस चैनल पर आपकी थ्योरेटिकल जो क्लासेस है वो भी ऑन गोइंग है, क्योंकि आपको पता है 50 नंबर का आपका रिटन होता है और 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज से आते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम टॉप एमसीक्यूज और आपका थ्योरेटिकल वाली क्लासेस भी इस चैनल पर करा रहे हैं। और आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का तो बच्चों फर्स्ट प्रश्न है आपका, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। तो जो मैग्नीशियम धातु है उसका वायु में जलना आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपके जो क्लास 10th है उसमें आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो जिसकी अवस्था चेंज हो जाती है, और अगर रिवर्सिबल डायरेक्शन में करें तो वो चीज़ वापस पुनः प्राप्त हो जाए। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वाटर से अगर हम बर्फ़ बना रहे हैं और बर्फ़ को अगर पिघला देंगे तो वो वाटर बन जाएगा। तो इस तरह के अगर परिवर्तन होंगे जो रिवर्सिबल हो तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, परंतु जो आपके रिवर्सिबल नहीं है, जैसे एक बार हमने कागज़ को जला दिया तो वो राख बन जाएगा, वापस दोबारा कागज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जो रिवर्सिबल होंगे बच्चों, जो पुनः वापस प्राप्त किए जा सकते हैं उनको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, और कोई ऐसे परिवर्तन जिसको पुनः दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। तो एसिटिक एसिड इसलिए एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयन की मात्रा कम होती है। आपको पता होना चाहिए जो आपका एसिटिक एसिड है उसमें आयन की मात्रा बहुत कम होती है। अगर आयन की मात्रा ज़्यादा होती तो वो प्रबल अम्ल हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को कहते हैं। तो बच्चों धातु को अगर हम खींच लेंगे, खींचकर लंबे वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, तो उसको तन्यता बोलेंगे, धातु की तन्यता बोलेंगे। बच्चों आपको पता होना चाहिए फिजिक्स से आपके 7 एमसीक्यूज आएंगे, और बायोलॉजी से आपके 7 एमसीक्यूज आएंगे, और जो केमिस्ट्री है उससे आपके 6 एमसीक्यूज आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए इस तरह से आपके एमसीक्यूज आएंगे, और टोटल आपके जो एमसीक्यूज हैं वो 20 आने वाली हैं। सॉरी। तो बच्चों हमारे इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फुलेरिन एक अपरूप है। ये फुलेरिन है, फुलेरिन को याद रखना। तो फ्लोरिन जो फुलेरिन है वो आपका कार्बन का अपरूप है। कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं? तो डायमंड है जिसको हीरा कहते हैं, और ग्रेफाइट हो गया, और फुलेरिन हो गया। ये सब क्या हैं? आपके कार्बन के अपरूप हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। तो आपको पता होना चाहिए आईयूपीएसी जो नेम होता है वो जो अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, उसका होता है एथेनॉल। अगर इसके सूत्र की बात करें तो C2H5OH होता है इसका सूत्र। अगर हम बात कर लें एथेनॉल का सूत्र, मेथेनॉल का सूत्र क्या होगा? तो CH3OH, और इसका मेथेनॉल होगा आईयूपीएसी नाम, और इसका एथेनॉल होगा। ठीक है, ये मैथिल अल्कोहल है और ऊपर वाला एथिल अल्कोहल है। तो आप इसको भी नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपसे ये भी पूछेगा कि एथिल अल्कोहल या मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लिख देंगे CS3OH, ये आपका मैथिल अल्कोहल का होगा, और C2H5OH आपका ये एथिल अल्कोहल का होगा। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो आपका जो ऑक्साइड है वो स्टेनस SN का जो आपका ऑक्साइड है वो उभयधर्मी है, बाकी किसी का भी ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए है श्वसन। ये ऑप्शन इधर आ गया बच्चों, ऑप्शन ए है आपका, यहाँ पर ये ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है
ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो हम आपको बता दें कि जो वायु प्रदूषण कम करने की जो प्रक्रिया है पादपों में, वो होती है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि आपको पता है जो प्लांट होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को आप वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को या इसी रिएक्शन को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णकों की संख्या होती है। तो आप एक काम करिएगा, आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 1 2 3 21 23। तो इसको बोलते हैं इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर। इसको बोलते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो अग्रचवर्णक आपके पूछे गए तो आपके अग्रचवर्णक कितने हैं? 2 जोड़ी। तो कितने जोड़ी होना चाहिए? 2 जोड़ी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। बच्चों हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट के बीच में आपके जो 20 क्वेश्चन है वो पूरे करा दें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है और आपको पूरे मार्क्स लाना है। तो हमारे सारे वीडियो आप देख सकते हैं और हम एग्जाम से पहले आपके सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो MCQs हैं उसको भी कवर करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पायरोवेट के विखंडन के से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया आपकी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या होती है। तो आपको ये तो पता ही होगा, आपके जो मानव कक्ष होता है उसमें 4 हृदय होते, 4 बेश में होते हैं, मतलब 4 कक्ष होती हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, दाएं लिंद, बाएं लिंद, दाएं निलय, बाएं निलय। आपको पता होगा ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है? तो बच्चों जो पल्मोनरी शिरा है वो कहाँ रुधिर लाती है, कहाँ पर आकर खुलती है? तो आपको पता होना चाहिए, बाएं आलिंद में वो क्या करती है, खुलती है आकर, या फिर वहाँ रुधिर लेकर आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि मिश्रित जो ग्लैंड है वो आपकी अग्नाशय ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं। तो जातियों की उत्पत्ति के लेखक कौन है? डार्विन है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो यह दर्पण होगा। तो बच्चों अगर हम बात कर लें कि अगर नज़दीक रखा हुआ है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है, परंतु दूर रखी हुई कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो इस प्रकार का जो आपका दर्पण होगा वो अवतल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अगर हम बात कर लें कि जो अभिनेत्र होता है लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, तो आपकी जो पक्षभामी होती है उसके द्वारा। किसके द्वारा? पक्षभामी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विभवांतर का मापक यंत्र है। तो जो विभवांतर है वो वोल्ट मीटर को मापता है, या फिर ये कह लो कि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। नेक्स्ट प्रश्न, समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होता है? तो अगर हम बात कर लें किसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बल्ब सबसे तेज जलेगा, हीटर थोड़ी नहीं जलेगा तेज बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो उत्पन्न करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो डायनमो है वो आपकी विद्युत धारा को या विद्युत भाग बल को उत्पन्न करता है। तो बच्चों अगर ये रियल में आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।